तो रोटी कमाने निकले थे। आज की लग्जरीज, एस्पिरेशंस, आज की कंफर्ट्स हम देख रहे हैं, वो हमारे टाइम नहीं था। आपने 1998 से अब तक फॉर 28 इयर्स आपने पूरी इंडस्ट्री देखी है, तो 28 साल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या बदला है? 2007 में 7 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी। 2014 में उस टाइम 14 लाख करोड़ हुआ, आज हम 80 लाख करोड़ की मार्क Correct. करते हैं कि नाउ द बिजनेस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू पिन कोड्स। ये 10 साल में 15 साल में व्हाट आर द लीडरशिप क्वालिटीज दैट मेड यू अ सीईओ? Welcome to another episode of Learn from Masters by MF Bharat, India's dedicated mutual funds platform offered in vernacular languages that makes investing simple, accessible, and understandable for everyone. Through insightful conversations with industry leaders, fund managers, and market experts, we bring you practical knowledge to help you make better financial decisions. Today, we bring you another episode of Learn from Masters, where we bring you conversations with the leaders shaping India's financial future. And today, we are honored to host Mr. Jatinder Pal Singh, JP, CEO of ITI Mutual Fund. With over 25 years of experience across asset management, distribution, and business leadership, JP has played a pivotal role in building and scaling mutual fund businesses. In this episode, we explore his leadership journey, the future of India's mutual fund industry, emerging investment opportunities, evolving investment behavior, and the timeless principles that help create long term wealth. Let's dive in and welcome JP. Jatinder Walji, we call you JP. It is a great pleasure, great honor to have you here. हम और आप पहली बार मिले थे 25 साल पहले दिल्ली में, एंड आपने दिल्ली में काम किया है, आपका बचपन कोलकाता में गया है, आपका पूरी कर्मभूमि मुंबई रही है। थोड़ा आप बताएंगे हमारे दर्शकों को आपके जर्नी के बारे में, बिकॉज आपने सीए किया हुआ है, आपने कॉस्ट अकाउंट किया हुआ है, बट हाउ यू मूड इन योर करियर फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली टू बॉम्बे? अब ये तो मेरे को बचपन में वापस ले गया। तो मैं सिंपल सी बात बोलूँ, हम लोग को नहीं पता था क्या करना जिंदगी में। आज के बच्चों को जब देखते हैं, उनको आज का ही नहीं, उनको इतना ज़्यादा ज्ञान है, इतनी सारी नॉलेज, इतनी एस्पिरेशन है। तो अगर बोलूँ हमको क्या करना था, उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती थी। हमारे टाइम में तो सिर्फ ये था कि बीए कर लो, बीएससी कर लो। बी कॉम मैंने किया क्योंकि डैडी ने बोला कि तू मैथ्स में अच्छा है तो कॉमर्स कर लेना, सीए बन जाना। सीए कहाँ से बना, उनके दिमाग में आया। तो मैंने कभी पूछा सीए क्यों बोला, तो बोले एक दिन मैंने एक साइन चाहिए था, उस सीए की पावर देखी मैंने साइन की, तो मैंने बोला मेरे बेटे को सीए बनाऊंगा। तो हमारे साथ ये होता था, किसने जो मतलब मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया, हमने कोशिश की वो करने की। कभी इतना लंबा जर्नी सोची नहीं थी, क्योंकि जिस पार्ट की आप बात कर रहे हो, हम तो रोटी कमाने निकले थे। अब ये जो आज की लग्जरीज, एस्पिरेशंस, आज की कंफर्ट्स हम देख रहे हैं, वो हमारे टाइम नहीं थे। हम तो वही कोई माने ना माने कैरोसिन के अंदर, लैंप के अंदर, क्योंकि लोड शेडिंग होनी है, उसमें पढ़ते थे। बट आज जो है इंडिया, हिंदुस्तान इतना बदल गया है, हिंदुस्तान इतना डेवलप कर गया है, इतने प्रोग्रेस कर गया है। तो हमारी शायद जर्नी आज के बच्चों को इतना समझ भी ना है, क्योंकि हम हार्ड वर्क वाले हैं। और आज बोलते हैं हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क चाहिए। तो हाँ, मतलब वो बट खैर वो ज़माना भी था। अगर हमारी वो धरोधर ना होती तो शायद हम इस मकाम तक शायद पहुँचते भी ना। तो जेपी सर, आपने 1998 से अब तक फॉर 28 इयर्स आपने पूरी इंडस्ट्री देखी है, तो 28 साल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या बदला है? क्या अच्छा हुआ है, क्या अच्छा नहीं हुआ है? तो ये तो मैं बता रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन हो गया। ये प्रोग्रेशन है, एवोल्यूशन है, आस्ते आस्ते होता है। तो हम जब आए थे, हम तो अभी चीज़ें सीख रहे थे कि म्यूचुअल फंड क्या है, पूल ऑफ सेविंग्स क्या है, एनवीज कैसे आती हैं, डेट फंड, इक्विटी फंड एंड सो ऑन। एंड हिंदुस्तान की आज से करीबन अगर आज 2026 में बैठे हैं, अगर हम 2002 में मैं जा रहा हूँ, खास कर 2002 इसलिए कह रहा हूँ कि मैं HSBC म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया था। करेक्ट। और जबकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स से पढ़ी है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इतने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कभी जिंदगी में अपनाने पड़ेंगे। तो 2002-2003 में एनएफओ लॉन्च हुआ था, उस टाइम आईपीओ कहते थे, और HSBC इक्विटी फंड, और प्रेजेंटेशन आया था जिसके अंदर जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, डेमोग्राफी की बात हो रही है। अरे हमारे लिए तो ये बहुत एडवांस साइंस थी, जबकि हमने पढ़ाई की हुई थी। तो हाँ, ये भी अपग्रेड किया, समझे, सीखे, एंड सो ऑन, प्रैक्टिकलिटी सीखे। बट ये बेसिक्स, आज वो बेसिक्स लगते हैं, जबकि वो बहुत एडवांस था। बट ओवर ए पीरियड टाइम देखिए, एयूम बढ़ा है। 2007 में 7 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी। 2014 में जब मैं पिछली कंपनी में जॉब करता था और सेटअप किया, उस टाइम 14 लाख करोड़ हुआ, आज हम 80 लाख करोड़ की मार्क करते हैं।
बट पिछले 10 सालों में जो सबसे बड़ा कमाल हुआ है, जिससे रीच बढ़ी है, जिससे एजिलिटी आई है, एक्टिविटी बढ़ी है, इन्वेस्टर बेस बढ़ा है, वो डिजिटाइजेशन कहूँगा। तो डिजिटाइजेशन के अंदर हमारे बिजनेस में एक सेंटेंस में कहना चाहूँगा कि नाउ द बिजनेस हैज इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू पिन कोड्स। करेक्ट। You can across India, you can मतलब anywhere, you can sit anywhere, you can work anywhere, you can reach anywhere के अंदर। तो वो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, ये सोशल मीडिया एंड डेमोक्रेटाइजेशन इतना हो गया है, तो किसी का रिस्ट्रिक्टिव नहीं है कि मेरे पास कोई मोनोपोलाइज्ड इंफॉर्मेशन है। करेक्ट। वो थोड़ा जल्दी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इट इज़ टू फॉर एवरीवन। एब्सोल्युटली। सो इसलिए अवेयरनेस बढ़ी है। तो नेक्स्ट जनरेशन जो अभी हम मे बी कभी कोई आपका प्रश्न हो तो मैं जिससे जवाब जरूर बाद में दूंगा। तो उनकी अवेयरनेस आज से 20 साल के पहले ज़्यादा है। एंड लास्टली कॉम्प्लेक्सिटी कुछ बढ़ी है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के बारे में सीख रहे थे, अब हमको ग्लोबल क्या हो रहा है, अब देखिए इतनी जियोपॉलिटिक्स चल रही है, उसके बारे में सीखना है, इम्पैक्ट्स क्या मतलब बाकी कंट्रीज के, हम आज हमारे साथ लिंकिंग है या डी लिंकिंग, उसके बारे में समझना है। एंड कुछ प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है, जैसे कि सिंपल प्रोडक्ट्स का डेरिवेटिव्स भी ऐड हो गए, सो ऑन। तो ये सब चीज़ें बढ़ी है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि एक दिन में हुआ है। अडेप्टेबिलिटी भी इंडस्ट्री ने बहुत अच्छी दिखाई है। सो बट ये है कि बहुत मज़ा आ रहा है। तो एक सवाल आपको पूछना है मोर ऑन अ पर्सनल लेवल। देखो, हम लोग जब आप HSBC में थे, हम लोग दिल्ली में मिले थे 2002-2003 में, तब से मैं आपका करियर फॉलो कर रहा हूँ और आपने मतलब दिन दुना रात चौगुना बढ़े हो आप। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो भी CEO बनना चाहते हैं और आप CEO बने हुए हैं। तो ये 10 साल में 15 साल में आप व्हाट आर द लीडरशिप क्वालिटीज़ जो आपको काम में आई और जो दर्शक देख सकते हैं? एक तो इन्वेस्टमेंट्स है, पर दूसरा सक्सेस भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट इज़ दैट मेड यू अ CEO? बहुत कम समय में इतना जल्दी सोचना, लेकिन मैं फिर भी अगर मेरे मन में जो पहला विचार आ रहा है, और वो अगर और ये बहुत निजी अपने मतलब जवाब दे रहा हूँ, तो हमारे निवेश जगत में एक एक्रोनिम है IRR। करेक्ट। तो मैं उसी को अपनाता हूँ कि I इज इंटीग्रिटी, R वॉज फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड R अगेन इज फॉर रिलेशनशिप्स। तो मैं अगर देखूँ कि मैं इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, आउटस्टैंडिंग। तो ऑटोमेटिकली और भी जो चीज़ें इसके सब पार्ट्स होंगे एंड सो ऑन होंगे, बट कोर जो पार्ट रहा है मेरा, एंड मे बी दिस इज पार्ट ऑफ माई नेचर, हाउ आई बीन बॉट अप, हाउ आई इवॉल्व, ये तीनों चीज़ें मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में मेरे को बहुत सपोर्ट की है। और इंटीग्रिटी इन एवरी एस्पेक्ट, टू योरसेल्फ, टू द वर्ल्ड, responsibility in how you take, and also how you delegate responsibility in empowering your teams. And lastly जो मैं रिलेशनशिप बोला, आई थिंक वो तो मेरी मतलब वो मेरे लिए एक बहुत इमोशनल पार्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ भी हो, ट्रस्ट फैक्टर इतनी हो रहा है, AI आ रहा है, डिजिटाइजेशन हुआ, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर कभी मतलब हमारी सोशल लाइफ से जाएगा नहीं। और मेरे हिसाब से मेरे सक्सेस के अंदर ये तीनों चीज़ कोर रही हैं, राइट। बाकी हाँ, बहुत कुछ ऐड कर सकते हो कि नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट किया है, मेहनत की है, बट कोर मैं इन्हीं तीन को मानूंगा। तो ये तो मैं देख चुका हूँ। पीपल से दैट अ मैन इज नोन बाय द फुटस्टेप्स ही लीव्स बिहाइंड इन द सैंड। मैं इंडस्ट्री में किससे बात करूंगा JP के बारे में, दे ऑल से गुड थिंग्स अबाउट यू। सो आई थिंक द रिलेशनशिप थिंग, और ये आपको मैं मक्खन मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन ITI म्यूचुअल फंड। नाउ ये इंडस्ट्री बड़ी है, 50 प्लेयर्स है। सो हाउ डज योर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएट इटसेल्फ, कि अलग क्या है आपके म्यूचुअल फंड में जो लोग आपकी तरफ देखें इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या ITI एज वी आर नोन टुडे, तो ITI म्यूचुअल फंड करीबन 7-8-9 साल पहले इस बिजनेस में आया, जबकि ITI हाउस जो है लिस्टेड कंपनी भी हमारी होल्डिंग कंपनी, तो दैट इज बीन देयर ऑलमोस्ट नाउ मोर देन अ डिकेड, लाइक अबाउट 13-14 years out here. So group जो है, they went into two core activities. One was into financials and other was real estate. So we are part of the financial part. So naturally we have an NBFC also, which is into loans and home loan and gold loan. And we have a group के अंदर associated companies है जो stock broking में है. And we are here in investment management. So investment management का बहुत core part था कि जो सेटअप आप कर रहे हो, चाहे 40 AMC हो, चाहे 50 हो, और अभी 60 की तरफ जा रहे हैं, मे बी और भी बढ़ेंगी, PMS लेंगे, AF लेंगे, तो ये इंडस्ट्री और भी बड़ी हो जाती है। तो बहुत कोर पार्ट था कि प्रोडक्ट्स जो है मार्केट के अंदर कुछ तो स्ट्रेट जैकेट हो गया, लेकिन हम कैसे इनोवेशन ला सकें, एंड फंड मैनेजमेंट के अंदर हम किस तरह अपने एक वैल्यूज या फिर किस तरह दर्शा सकें कि हम कैसे फंड्स मैनेज करते हैं। तो उसके अंदर एक
इनहेरेंट पार्ट हमारे यहाँ पे है जो हम ग्रोथ ओरिएंटेड है थोड़े। तो ऐसा नहीं कि वैल्यू हम समझते नहीं है, बट वी थिंक जिस स्ट्रक्चर में इंडिया है, जिस पोजीशन में इंडिया है, एक्चुअली ग्रोथ विल पे ऑफ एट टाइम्स। टैक्टफुली हम लोग जरूर टैक्टिकली हम लोग फॉलो करते हैं कि इस तरह से कि कभी कभी हो कि वैल्यू प्ले करना है तो जरूर वो भी प्ले करते हैं। पार्टली दैट इज ओनली पार्ट ऑफ द टैक्ट बिकॉज वी थिंक मैक्रो बेसिस अपनी ग्रोथ इज हेयर टू स्टे एंड हेयर टू सस्टेन फॉर सम टाइम मोर। सो उसके अंदर रिसर्च बेस्ड है एंड प्रोडक्ट्स की तरफ में थोड़ा इनोवेशन। ओके। एंड लास्टली इन टर्म्स ऑफ रीच, मतलब आई डोंट नो इफ यू अवेयर बट वी आर ऑलमोस्ट, मैं म्यूचुअल फंड की खाली बात कर रहा हूँ, वी लाइक 50-57 लोकेशन प्रेजेंस इन इंडिया। ओह वाओ। सो और यहाँ भी मतलब फिजिकल प्रेजेंस इन माय इंडिया। गॉड। तो ऐसा तो हमको लग रहा है कि हिंदुस्तान में हर जगह ज्योग्राफी में सब जगह अपॉर्चुनिटी है। तो वो अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए हम हर तरह से अपने फंड मैनेजमेंट को, अपने रीच के हिसाब से एंड एट द सेम टाइम प्रोडक्ट पोजिशनिंग, हम सब वो इन्वेस्टर्स ताकि इन्वेस्टर की बुटीक के अंदर हम अपनी पोजीशन बना पाए। बाकी देखिए परफॉर्मेंस तो डायनेमिक है, वो आती वो सबके लिए, बट इट इज़ दी प्रोसेस एंड इट इज़ दी फिलॉसफी विद विच वी आर मैनेजिंग विच, जो कि मेरे हिसाब से ओवर पीरियड टाइम अपने निवेशकों के पोर्टफोलियोज के अंदर एक सटीक बैठेगी। ओके, तो इसी बात को तो आगे बढ़ाते हैं। हमने बात किया लास्ट 30 ईयर्स के बारे में। नाउ इंडिया और भारत और म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन, नाउ अगले 10 साल में या 20 साल में 30 साल में हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? उसमें 2-3 चीज़ है। एक तो है कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जो हम भारत ही कहते हैं, वहाँ पे ग्रोथ कैसे होगा। सेकंड, जैसे आपने भी थोड़ा टाइम पहले रेफरेंस दिया था, यंग जनरेशन जेड, मिलेनियल्स या रिटायर्ड पीपल, जी कहाँ से आपको लगता है ग्रोथ आएगा। एंड थर्ड इज, ये ग्रोथ लाने के लिए इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए? जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा 2007 में जब हम 7 लाख करोड़ के थे, हम खुश थे। करेक्ट। हम 14 लाख करोड़ के 2007 से 2014-15 के आसपास में अगले 7-8 सालों में 14 लाख हुए, तब भी हम खुश थे। आज 80 लाख है तो शायद हम थोड़ा गम में हैं कि हम कम हैं। तो नंबर जो है वो कंपैरेटिव मतलब इट्स वेरी डायनेमिक रिलेटिव, बट खैर मैं भी थोड़ा मजाक कर रहा हूँ। 80 लाख करोड़ वी थैंकफुल, मतलब आई थिंक लोगों ने सोचा होगा इतना पहुंचेंगे। पहली बात ये कॉन्टेक्स्ट में देखना है हमको। मेरे हिसाब से हम उस जमाने से आते हैं जब हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं थे। करेक्ट। राइट। आज के डॉलर टर्म में, नेचुरल ईस्टर्न डॉलर की वैल्यू अलग थी, आज के डॉलर टर्म में 90 लाख से 100 लाख करोड़ की इकोनॉमी नहीं थे, बिकॉज वी आर नॉट अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो 22 साल पहले की हमने बात की, 2003 के आसपास। 2007 में हम $1 ट्रिलियन टच किए। आज भी दुनिया में जो 200 ज़्यादा देश हैं उसमें से 18, 19, 20 देश ही हैं जो $1 ट्रिलियन टच कर पाए इन डॉलर टर्म्स। तो अपने 2007 यानी कि 60 सालों में हमने 1 ट्रिलियन टच किया पहले शुरू में। और ये कंट्री आज करीबन 17-18% दुनिया की जो पॉपुलेशन यहाँ बसती है, एंड पर कैपिटा इनकम रिलेटिवली बहुत लो है। राइट। आज हम विकसित भारत की बात करते हैं, आज से 20 साल के बाद में जो हमको हमारे एस्पिरेशन है विकसित भारत पहुंचे, तो हमको जो जितनी आज हमारी इकोनॉमी है, अगर 20 सालों में हम करीबन 8 गुना पहुंचे, प्लस माइनस कुछ रहेगा, एंड बाकी फैक्टर्स को लेके, तो हम विकसित भारत बन सकते हैं। तो शुरुआती दौर तो देखिए रोटी कपड़ा, मैं मकान बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि हम जिस जमाने से आते हैं, हमारे ना बर्गर था ना पिज्जा थे, वो रोटी और अगर पराठे हो जाए तो वो शायद लग्जरी थी। लेकिन जब 2-3-4 ट्रिलियन डॉलर मक्खन मार के, लेकिन तो 2-3-4 ट्रिलियन डॉलर जब हो गए, तो वी स्टार्टेड मूविंग इनटू द एटलीस्ट इन कंफर्ट्स उसके अंदर। राइट। तो सेविंग्स जो है, जिस आपने हम इंडस्ट्री की बात की, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो है, वो तो जो बचत है उसको इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन देता कि हम आपके पैसे कैसे, किस निवेश कहाँ करना है उसको। राइट। तो आज जब हम $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए हैं और दुनिया के 5वें-6ठे रैंक में घूम रहे हैं, करेक्ट, तो वो रैंक अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि रैंक हम टूट चुके थे 1 ट्रिलियन के जब आने के बाद। आज इम्पोर्टेंट ये है कि वो 4 ट्रिलियन के अंदर अगर हम 20% हम सेव करते हैं तो 800 बिलियन होता है। सोचिए कि हम 2005 में 800 बिलियन इकोनॉमी थे, आज 20 साल बाद 800 बिलियन साल का करीबन प्लस माइनस सेविंग्स करते हैं। अगर हम पास्ट सरमाइज करें कि यूएसए से कुछ सीख लें कि जब वो बढ़ रहे थे इससे, तो उनकी क्या ग्रोथ हुई, तो अगर हम 4 ट्रिलियन से अगले जो अनुमान है अगले 10, 11, 12 सालों में हम 10 ट्रिलियन हो जाएंगे। तो यानी कि आज से 4 और 10 के बीच में 10-12 सालों के अंदर एक एवरेज $7 ट्रिलियन की ग्रोथ होगी। अगर हम 20% सेविंग करते हैं तो करीबन
$1.5 ट्रिलियन पर एनम एवरेज में। हम्म, हाँ, शुरुआती दौर में आज 800 करेंगे, एंड में जाके हम 2 ट्रिलियन के आसपास पहुंचेंगे। तो इसका मतलब इतनी बड़ी सेविंग पूल आनी है, उतने इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन चाहिए। करेक्ट, एंड म्यूचुअल फंड, उसकी इनोवेशंस, आज देखिए एसआईएफ भी आ गए हैं, पीएमएस, Correct. ऑल्टरनेट्स, एसेट क्लासेस कितने हैं, गोल्ड सिल्वर हमको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट फंड्स हैं, एंड देन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, सब तो रहने वाली हैं। गिफ्ट सिटी तो है, हाँ, इतना बड़ा ये जो अल्फा ये जो डेल्टा ग्रोथ है, ये शायद जितना हमने पिछले 20-25 सालों में देखा, आने वाले 10-12 सालों में उतना होने वाला है। वाह, तो इसलिए okay. मेरी उम्मीद तो इतनी ये है कि हम मतलब, और हमारी खुशनसीबी है कि हम इस तजुर्बे के साथ यहाँ खड़े, यहाँ हाँ, 2026 में हैं, राइट। और जिस जगह से हम उठे हैं, हम हाँ, तो बेसिक समझ रहे थे। जो नया बच्चा ज्वाइन करता है इंडस्ट्री को, उसको 1 साल भी नहीं लगेगा। ये करेक्ट, जस्ट बी लिटिल अडॉप्टिव, हाँ, थोड़ा ओपन माइंड रखे, वो सीख जाएगा। हाँ, अगले 10-12 सालों की मेरे हिसाब से बहुत बड़ी ये ग्रोथ है। ओके, तो 20 साल उसके बाद अगर हमने 10 ट्रिलियन टच कर लिया हम्म, आने वाले 10-12 सालों में, बाकी नंबर्स भी फॉलो हो जाएंगे। हम्म, तो जैसे आपने कहा नेक्स्ट न्यू फ्यूचर, तो मैं 10-12 साल पे ऊपर कंसिडर करता हूँ। तो डेमोग्राफिक्स, यंग पॉपुलेशन, स्पेंडिंग पॉपुलेशन, पीएलआई जो हमने कुछ साल पहले 7-8 साल पहले करेक्ट, दिया था, वो करेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग को ऊपर लेके जा रहा है, डिजिटाइजेशन हमको हेल्प कर रहा है। अगर एंड कंजम्पशन रिलेटेड तो था ही, एग्रीकल्चर होल्ड कर रहा है, ठीक, राइट। सर्विसेज वी आर लाइक 60% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बाकी क्या रहा, कई बार होता है जंक्शन में, आज बोल रहे हैं हम एआई के पीछे हैं, हम वो भी उसको अडॉप्ट कर लेंगे। हाँ, तो आई थिंक वेयर वी आर, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ एक विजन रखनी है, दूरदर्शिता रखनी है। मैं 2M में बिलीव करता हूँ, मैक्रो एंड माइक्रो। ओके, मैक्रो अगर समझ के निवेशक अपनी बिहेवियर पे कंट्रोल रखे कि मेरे को हिंदुस्तान की इस ग्रोथ पे पार्ट हाँ, लेना, इसका भागीदार बनना है। माइक्रो जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो एमएफडीज, हाँ, वो फंड मैनेजर्स को ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि हाँ, वो बदलते रहेंगे, डायनेमिक्स है हाँ, उसके अंदर, करेक्ट, राइट। एंड अगर इस मैक्रो और माइक्रो का आप अच्छा अगर एक कॉम्बिनेशन ले लें, तो मेरे हिसाब से गोल्डन पीरियड अगर हम बोलते हैं, तो ये एक 30-40 साल की जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी रहेगी, जो हाँ, आज 20 साल पहले स्टार्ट हुई थी, और अगर 2047 से लेके जाऊं, ये बीच वाला पार्ट, हाँ, राइट, विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी। तो ओके, क्रिकेट की भाषा में आप चाहे 50 ओवर के लिए 20 ओवर करें, हाँ, तो वो मिडिल ओवर जो होते हैं ना, हाँ, करेक्ट, वो करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करेक्ट, कि करेक्ट, एंड में जाके हाँ, एक बड़ा जंप, उसको हाँ, सपोर्ट मिले बाकी हाँ, बैट्समैन को, कि हाँ, वो एक बड़ी हिटिंग कर पाए। हाँ, और वही हम उसी के थ्रू जा रहे हैं। तो ये 4 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन जो होने वाला है हाँ, 10-12 सालों में, ये मैं अब कहूँगा कि अगर कोई बोलता है कि देखो मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया, मैं लेट हूँ, निफ्टी 24-25 हज़ार पे है या सेंसेक्स 75-80 हज़ार पे है, हाँ, तो मैं बोलूँगा नहीं, आप जब जागे तब हाँ, सवेरा। आज से अगर हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हाँ, करेगी, तो मार्केट अच्छी करेंगी। हाँ, आपको सिर्फ बाकी अपने इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दीजिए। हाँ, निवेशक अगर हाँ, कुछ नहीं, तो रिप वैन विंकल की तरह 10 साल इंडिया में निवेशक रहिए। हाँ, एंड रिजल्ट, हाँ, मेरी ये लार्ज हाँ, प्रोबेबिलिटी है हाँ, कि अच्छा ही रहने वाला हाँ। आपकी लाइन बड़ी अच्छी है, जागे तो सवेरा, वाह! है। आपने जो बात कही दशक के बारे में, सो ये इसकी बात करते हैं, माइक्रो, मैक्रो, 10 कदम। तो नेक्स्ट 10 इयर्स में आपको आप बताना चाहेंगे दर्शकों की इकोनॉमी या मार्केट्स में क्या लगता है ग्रोथ होगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज़ नेक्स्ट 10 साल में, दशक में कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि अच्छे करेंगे? और फाइनली 10 साल छोड़ दीजिए, लास्ट नेक्स्ट 1 या 2 साल में रिस्क फैक्टर्स क्या है? बिल्कुल, बहुत 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 अच्छा प्रश्न है आपका। आपने, हम कहते हैं ना कि हाँ, लोग खाली रिस्क रिटर्न्स की बात करते हैं, आपने रिस्क की भी बात करी, करेक्ट, इसलिए मेरे को वो बहुत पसंद आई बात। जो मैं अगले 10 सालों के, तो बहुत मतलब थोड़ा लंबा सफ़र है, हाँ, तो डायनेमिक्स चेंज होंगे, सेक्टर हाँ, रोटेशन होती रहेगी। हाँ, तो मेरे हिसाब से जनरली अगर आप देखोगे, सारे सेक्टर अच्छे करेंगे। जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा, वो चाहे डिजिटली रिलेटेड हैं, यानी कि हाँ, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं, एंड वो उसमें मतलब चेंजेस तो आएंगे, हम, बट वो सेक्टर अच्छा करेगा। कंजम्पशन तो नेचुरली इट्स बेस पार्ट, क्योंकि डेमोग्राफिक्स इनकम इंक्रीज कर रही है। हाँ, हो सकता है कि कंजम्पशन के अंदर प्रीमियेशन जो है, हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा पिकअप कर दिया, कि हम 2002-3 की जब बात करते हैं, हम टू व्हीलर्स की बात करते हैं, हाँ, लेकिन आज हम बात करते हैं लग्जरी व्हीकल्स की। उसके करेक्ट, अंदर करेक्ट, हम तो बिस्किट वाले बच्चे हैं, आज कुकीज़ वाले सारे बच्चे हैं उसके करेक्ट, अंदर। करेक्ट, तो करेक्ट, वो टेकअप हाँ, होगा। तो मेरे हिसाब से 10-12 सालों में सब सेक्टर रोटेशन वाइज अच्छा ओके, करेंगे। लेकिन जो आपने, हम अगर 1-2-3 साल की बात करें, तो जिस जंक्चर पे है ना, हुँ, मेरा क्रॉस रोड जो हम खड़े हैं, वो है कि पिछले 1 साल में, हाँ, और
मे बी आप 1.5-2 साल तक जा सकते हैं, रेंज में रही है मार्केट। ओके, एंड मार्केट में न्यूज़ एंड इवेंट्स बहुत हैवी रहे हैं पिछले 6-8 महीने में। करेक्ट, एक साल पहले ये यूएस टैरिफ की बात आई एंड देन इट वाज इंक्रीज फॉर इंडिया, इज वेरी बैड न्यूज़ फॉर अस। ग्लोबल ग्रोथ में जब हम बात करें बिल्कुल, भागीदार बनना है, बिल्कुल, तो वो तो ये इस साल अगर आप जनवरी फरवरी को देखो तो सारी गुड न्यूज़ आ गई। हम यूएसए की टैरिफ की बात कर रहे थे, यहाँ पर यूरोपियन ईयू की टैरिफ जो करेक्ट, मतलब अशोक कुमार की पिक्चर 20 साल बाद वाली याद आती है, 18-19 साल बाद जो हम भूल चुके थे वापस वो दोहराया कि ये लीजिए आपको टैरिफ को छूट दे दी हमने। ओके, फिर पापा ने बोला कि देखो मैं भूल गया आपको देना, तो उन्होंने यूएस टैरिफ फादर ऑफ ऑल डील दे दी, हाँ, राइट। लेकिन न्यूज़ देखिए फिर भी कहीं ना कहीं हिट करते आ रही है। एंथ्रोपिक हुआ, आईटी कंपनियों पे हिट किया। इतनी बड़ी ये जो हम 100-125 दिन की जंग रही है अपनी अपनी सेंट्रल एशिया में, राइट, तो उसका जियो पॉलिटिक्स, उसका वर्ल्ड वाइड सप्लाई चेन के ऊपर, ऑयल प्राइसेस के ऊपर करेक्ट, इम्पैक्ट रहा है। एब्सोल्युटली, और हमारे देश की जितनी खपत है, क्रूड ऑयल की जितनी रिक्वायरमेंट करेक्ट, है, उसकी कुछ 85-90% हमको आयात करना पड़ता है, हमको हुँ, इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होल्ड करके रखी है मार्केट में। बट एट द सेम टाइम मैं बिलीवर हूँ डाटा में। तो डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है कि लास्ट क्वार्टर, मार्च क्वार्टर, जून के तरफ नंबर्स आने स्टार्ट होंगे कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। एनुअली अगर आप देखोगे मिड कैप की कंपनियों के रिजल्ट जो हैं बहुत बढ़िया रहे हैं, एंड डबल डिजिट एंड अबव, क्योंकि मिड कैप की जो हम जो रेंज देखते हैं वो भी 20% के ऊपर क्या कर रहा है, स्मॉल कैप में भी लिटिल लेस, एंड लार्ज कैप जैसे निफ्टी में स्टेबिलिटी आ रही है थोड़ा सा और कम, हाँ, लेकिन नंबर डेटा आर होल्डिंग। ट्रेड ग्रोथ देखिए अच्छा आ रहा है, पीएमआई आईपी डेटा अच्छा आ रहा है, जीडीपी जो अनुमान था उससे बेहतर आया है। सो हम जहाँ अभी जिस पोजीशन में हम हैं, तो काफ़ी चीज़ें सेटल हो गई है इन टर्म्स ऑफ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वॉर, क्योंकि ऑयल जो 100 के ऊपर था अभी 70 पे आ गया है करेक्ट, अंदर, करेंसी स्टेबल होने लगी है, और ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं कि ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, इंटरेस्ट अगर अपने प्रेशर है, एफआईएस सेल्स कर रहा है, करेंसी पे प्रेशर है, एफआईएस सेल्स थोड़ी कम से कम धीमी हुई है, ऑयल प्राइसेस कम हो गए हैं, तो थोड़े पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन रहा है। एंड बैकग्राउंड जिस और इतनी कंसोलिडेशन हुई है कि वैल्यूएशन जो है, मैं ज़्यादा बेंचमार्क्स ऊपर बात कर लेता हूँ कि लार्ज कैप की, मिड कैप की, स्मॉल कैप की वैल्यूएशन पहले से कम है। एंड लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री मे बी राइम डिफरेंटली करेगा फ्यूचर के लिए। मेरे हिसाब से नियर फ्यूचर, टाइम बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं कहूँगा कम से कम 2-3 साल के हिसाब से देखें, नियर फ्यूचर हमारे हिसाब से अच्छा समय है। पिछले 2 साल से तो बहुत बेहतर रहेगा। तो ये जो टेक ऑफ होता है, अगर मार्केट को समझ आ गया, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को समझ आ गया कि पोजीशन ठीक बन रही है मार्केट के फ्यूचर के लिए, तो मार्केट इनिशियल पीरियड में आपको ज़्यादा जनरेट करती है रिटर्न्स। तो इसलिए मैं निवेशक को कहूँगा कि अगर आप निवेशक हो तो आप बने रहिए। बाकी देखिए, आपको अगर कोई चेंजेस करने हैं डायनामिक्स अपने एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स, वो अपनी जगह है, वो तो एवर ऑलवेज यू शुड बी लुकिंग एट रिव्यूइंग। करेक्ट, बट आने वाले समय में हमको सब ठीक लग रहा है। अब रिस्क की बात की, तो मेरे हिसाब से अगर 6 महीने, अगर 3-4 महीने ये पहले बात कर रहे होते, तो रिस्क बहुत सारी ओपन थी एंड हमको क्लोजर नहीं दिख रहा था। तो हमारी होप है कि अब ये अपनी ईरान और यूएसए वाली डील हो जाएगी, ऑयल सप्लाई एंड ऑयल प्राइसेस अपने नॉर्मल सी तरफ आ जाएंगे। ग्रोथ तो जो इम्पैक्टेड थे, जो इनपुट कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट थे, वो इम्पैक्टेड थे, वो भी मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। एंड जब भी ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे बड़े इवेंट्स आने वाले समय में, मार्केट क्योंकि रिस्क इनबाइव कर चुकी है, आने वाले समय में आपको इस पार्ट का जो सेक्रीफाइस हमने किया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कंसोलिडेशन, उसकी आपको रिटर्न्स में आपको इट गिव्स यू बैक फॉर द सेक्रीफाइस यू मेड, यू गेट बैक द प्रीमियम दैट यू फॉर द डिस्काउंट दैट यू आर गिवन। मेरे हिसाब से समय, एक टाइमिंग मेरे लिए डिफिकल्ट है, बट आने वाला समय हम जैसे हम कहते हैं कैपिटल मार्केट्स में अच्छा लग रहा है। तो रिस्क देखिए, बाकी ना बहाने हैं। हम जैसे जैसे चीज़ें सेटल हुई तो हो सकता है कि हम अगला रिस्क हम, और देखिए माइंड को ना बहुत मार्केट में नेगेटिव बहुत जल्दी पिकअप करता है, तो वो मानसून की बात करेगा। मानसून अब थोड़ा सा पिकअप हो गया तो एक्सपो बोलेगा बहुत ज़्यादा मानसून हो गया है। तो हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ चलते रहेंगे, लेकिन नेट में मेरी पिछले 30 सालों के मार्केट की जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है, ये थोड़ी रैशनलिटी वॉलेटिलिटी मार्केट चलती रहेगी। नेट अगर फंडामेंटल, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा है, जीडीपी के फंडामेंटल, इकोनॉमिक फंडामेंटल अच्छे हैं, अर्निंग्स ठीक है, मार्केट आपको बाद में रिटर्न्स में उसको तब्दील कर ही देगी। आई थिंक वी आर ऑन द क्रॉसरोड्स ऑफ न्यू साइकिल बिल्डिंग अप।
थोड़ी टाइमिंग वाली चैलेंज है, हम किसी को भी बोलना, क्योंकि वो भगवान बनने के बराबर बात है, बट वन शुड बी लुकिंग एट द मार्केट्स एंड अपनी एसेट एलोकेशन, अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए। अगर आप टैक्टिकल में बिलीव करते हो, डायनामिक एलोकेशन में, तो मेरे हिसाब से रिस्क जो एसेट्स हम कहते हैं, जैसे इक्विटी हो जाते हैं, हो सकता है आप कमोडिटी भी इस तरफ बोलो, तो उस तरफ थोड़ी एलोकेशन अगर आप कम हो, या थोड़ी ये भी बिलीव करते हो कि नहीं, अगर कई बार टाइम चेंज होता है तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी जैसे मैं बढ़ाना चाहता हूँ एलोकेशन, तो ये समय है कि आप देख सकते हो उसके अंदर बढ़ाने के लिए भी, तो ओवर पीरियड टाइम स्टैगर करके। आप मोटा मोटा कह रहे हो कि अच्छे दिन है और अच्छे दिन आएंगे हाँ, नेक्स्ट 10 साल हाँ जी, में। हाँ जी, जी। ओके, तो आपने ना बात करी दर्शकों की, तो मैं जानता हूँ जेपी सर, आप पूरे देश में घूमते हो, इतने साल से आप मिलते हो इन्वेस्टर्स को, तो ये क्वेश्चन है इन्वेस्टर्स के बारे में, 3 पार्ट में है। एक है कि इन्वेस्टर्स जो आप मिलते हो और इतने साल से मिल चुके हो, सबसे कॉमन गलतियाँ उनकी क्या होती है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज़, हम कहते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नो इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। तो इन्वेस्टर देखे क्या? देखने के लिए तो वही है, और कुछ तो है ही नहीं। तो ये आपको क्या लगता है? एंड द पॉइंट इज कि अगर आज इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, तो क्या उसको बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करनी चाहिए? तो मतलब क्या गलतियां हैं, क्या देखना चाहिए, और बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर अ बिगिनिंग इन्वेस्टर। जी, जी। तो गलतियाँ जो है ना, मैं आपको इतना कहता हूँ कि अगर हम गलतियाँ की बात करें, वो मतलब थोड़ी-सी और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में हम उसको पक्षपात कह देते हैं, यानी कि अंग्रेजी में बायसेस। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। ऐसी नहीं होती कि, और क्या होता है ना कि ये सारी थोड़ी माइंड गेम्स हैं, हाँ। ये राइट, और इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को इसको टच करते हैं। और मैं आपको शुरू में पहले कहना चाहता हूँ कि अगर हम आज हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है बात। इन्वेस्टर का बिहेवियर ग्लोबली सेम है। हाँ, राइट? करेक्ट, तो करेक्ट, तो सबसे जो कुछ, अब ये तो बहुत एग्जॉस्टिव टॉपिक है, लेकिन करेक्ट। फिर भी जो मेन चीज़ है, कुछ मैं जो जो ध्यान में आती है मैं बताता हूँ। एक रिसेंसी बायस, जिसको कि हम इमीडिएट भूतकाल पक्षपात कह देते हैं, हाँ, कि रिसेंटली जो चला है, हमारे हमारे मन कहता है कि वो वही चलेगा, हाँ, और अगर कुछ खराब है तो उसको एक्सप्लेट करके हम खराब ले लेते हैं हाँ, उसके अंदर। हाँ, बट इस इन्वेस्टमेंट जगत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर कुछ खराब है और उसकी फ्यूचर पोटेंशियल अच्छी है, तो वो अल्टीमेटली अच्छे में तब्दील हो जाता है। और जो चला है, अगर वो ज़्यादा महंगा हो गया हाँ, तो तो एक बहुत ही फेमस कहावत है अपनी अपनी हाँ। अमेरिका से, कि इन्वेस्टर्स नो प्राइस ऑफ एवरीथिंग, वैल्यू ऑफ नथिंग। करेक्ट, तो हम करेक्ट। वैल्यू में, हम हाँ, फंड मैनेजर्स, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, कम्युनिटी वैल्यू में ज़्यादा बिलीव करती है, हाँ, कि जो आप खरीद रहे हो उस चीज़ में, ठीक है, अगर सब कुछ अच्छा है तो पैसा तो बनेगा, हाँ, लेकिन हो सकता है अगले 3-5 साल ना बने। ये हाँ। हमने पहले भी देखा है। तो रिसेंटली जैसे अभी उदाहरण ले लेते हैं, अभी एआई चला है उसके अंदर, करेक्ट, तो सब एआई के ऊपर बात कर रहे हैं। करेक्ट। मैं सच बोल रहा हूँ, बाकी इन्वेस्टर्स को छोड़ दो, हमारे इन निवेशक जगत में भी 3 महीने पहले तक ये सैमसंग, ये कोरिया की जो कंपनियां चली हैं, हाइनेक्स हाइनेक्स कंपनी किसी को पता भी नहीं था, नाम भी नहीं करेक्ट, पता था। तो करेक्ट। चलने के बाद, तो हाँ, मैं उसको ज़्यादा मानूंगा जिसने 14 महीने पहले आके कहा कि देखो 2500 के आसपास कॉस्ट भी है, हाँ, हार्डवेयर हो जाएगा। हाँ, राइट, ये होने के बाद तो हम सब बोल देते हैं। हाँ। राइट, तो इसको रिसेंसी बायस या हाइंडसाइट बायस कहते हैं। हुँ, इसको एंकर नहीं करना है, दोनों तरफ से एंकर नहीं करना। चल रहा है इसलिए चलते रहेगा, या खराब इसलिए खराब रहेगा। हाँ, दिस इज अ दिस इज अ वेरी डायनामिक एवर, मतलब रिव्यूइंग प्रोसेस। हाँ, सेकेंडली, इन्वेस्टर के मन में, लाइक जब गोल्स हम बनाते हैं, राइट, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी का ही काम है ज़्यादा। हाँ, राइट, हम तो मैन्युफैक्चरर, हम तो मैनेज करते हैं पैसा। करेक्ट, बट जब हमारी कन्वर्सेशन होती है, हम भी कई जगह एजुकेशन के लिए आते हैं, तो वो 0-1 है, कि आज मैं 10,000 रुपये के SIP स्टार्ट करता हूँ, 1 लाख का इन्वेस्ट करूँगा वगैरह वगैरह। हाँ, अगर इतना रिटर्न बनेगा, 10 साल 20 साल 30 साल है, इतना पैसा बन जाएगा। अगर सब ठीक रहा तो हाँ बनता है, हाँ, बट बीच की वॉलेटिलिटी भूल जाता है। करेक्ट, एंड जब वॉलेटिलिटी आती है, जैसे हमने अभी हाँ, वॉर की बात की, हमने एंथ्रोपिक की बात की, जो भी लास्ट ईयर यूएस टैरिफ्स की बात की, जब ये वॉलेटिलिटी आती है, उस समय, उस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आपकी माइंड कंडीशनिटी और आपकी इन्वेस्टमेंट बिहेवियर कैसा रिएक्ट करता है, हुँ, हुँ, वो इम्पोर्टेंट है। नाम, राइट, तो वो उसमें बहुत लोग पीछे हो जाते हैं कि लाइक, एंड जो बायसेस मैंने कहा, देखिए अलग करेक्ट, अलग नाम में आता है। कभी थोड़ी देर पहले हम ऑप्शंस की बात कर रहे थे, अभी हमने एआई की बात की, मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, अभी सिल्वर, करेक्ट, मतलब करेक्ट। वो लोग 3-3 लाख 4 लाख रुपए के अंदर सिल्वर, ये सोच के कि बढ़ते रहेगा एंड सो हाँ, ऑन। हाँ, तो देखिए अल्टीमेटली क्या, अल्टीमेटली जो आपने बात पूछी हमको उस प्रश्न के अंदर, इट विल, आपकी साइकिल्स हैं, आपकी एसेट क्लासेस जो चलते हैं अलग हाँ, अलग टाइम अलग अलग। सो आपको अपने इन्वेस्टमेंट में
अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कितने समय के निवेश है, कितने आपके एज प्रोफाइलिंग के हिसाब से आपको उसको अपनी इन्वेस्टमेंट को एसेट एलोकेशन करना है। तो अगर आपके अंदर रिस्क ज़्यादा है लेकिन समझ है तो आप इक्विटी ज़्यादा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको गोल्ड लगता है तो मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, राइट, मगर अगर रिएक्शन के अगेंस्ट हो उसका अंदर। और ये वर्ल्ड स्टडी कहती है कि जो एसेट एलोकेशन करते हैं बाकी वॉलेटिलिटी में जो उसका फायदा अगर उठा ले अच्छी बात है, नहीं तो डटे रहे अगर वॉलेटिलिटी के अंदर, तो ओवर पीरियड टाइम ये सारे एसेट जब प्ले आउट करते हैं अपने अपने विभिन्न समय में तो आपकी वेल्थ क्रिएशन होती है। ये जो बीच में रिएक्शन होते हैं कि गिर गया अब निकल जाऊं, बढ़ गया अब आ जाऊं, तो बाई चांस तो देखिए लक तो कहीं ना कहीं होता है, बन सकता है पैसा, बट ये हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं मानते हैं। तो टाइम हॉरिजन, एसेट एलोकेशन, टैक्टिकल हरदम थोड़ा रही है, लेकिन इट कांट बी पोर्टफोलियो फुल्ली टैक्टिकल, दैट कांट बी द आंसर, राइट। कई बार क्या होता है कि हम भी आर्ग्यूमेंट्स में हार जाते हैं, कि सिल्वर 1 लाख का 2 लाख हो गया, 2 लाख में अंकल बोलेंगे अरे 2 लाख हो गया तो 4 लाख हो जाएगा, और 4 लाख भी हो गया तो देखिए इसका। तो कभी भी एडवेंचर भी करना तो इतना बड़ा एडवेंचर नहीं करो कि पूरा पोर्टफोलियो के ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाए इसका अंदर। करेक्ट। तो क्योंकि आपने जो बात बोली कि पास्ट परफॉर्मेंस अगर हम डिपेंड नहीं करें तो क्या चीज पे करें, बहुत चीज है उसके अंदर। करेक्ट। पास्ट परफॉर्मेंस एक टूल है, दर्शाता है वो, बट पास्ट परफॉर्मेंस क्या होता है कि मतलब मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ पास्ट परफॉर्मेंस के अंदर, वो भी एक टूल है। लेकिन आप ये क्लियर है, जैसे मैं आज और जितना मेरे को ध्यान आ रहा है आप लोग की ही मैं एक सोशल मीडिया पे रीड कर रहा था, मिड कैप के ऊपर आप लोगों ने कुछ डाला था कि पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के ऊपर टॉप 10 ऐसे कौन से स्कीम्स रही हैं। करेक्ट। कोई नंबर 1 विनर नहीं है, लेकिन वो अगर सेकंड क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल में भी है कहीं किसी में आपके पोर्टफोलियो पे ऑफ होगा हर दिन, राइट। कई बार कैसे क्या प्रॉब्लम क्या होती है, मैं फर्स्ट हूँ और मैं लास्ट हो गया स्कीम्स। करेक्ट। तो वहां पे दिक्कत होती है पोर्टफोलियोज को, वरना मिडिल लेवल में पोर्टफोलियो पे ऑफ करते हैं। और अल्टीमेटली इन्वेस्टर को एक चीज हरदम याद रखनी चाहिए जो आपको मेरे को 30 साल पहले सिखा दी थी, देयर इज नो फ्री लंच। अगर रिटर्न आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो देखिए रिस्क वो थोड़ा लेकर ही आएगा। अगर आप नजरअंदाज नहीं कर सकते उस चीज को। एंड एट द सेम टाइम रिस्क अगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि रिटर्न बनेगी, उसके अंदर आपको उसके अंदर टाइम, वॉलेटिलिटी, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर बहुत कुछ उसके अंदर देखे जाना पड़ेगा। तो उसका राइट, सो ओवर पीरियड टाइम शॉर्ट रखने के लिए एसेट एलोकेशन आपकी प्रोफाइलिंग के हिसाब से एंड बी डायनामिक। लुक देयर इज टाइम। मैं आपको अपने फादर की बात बताता हूँ। मेरे फादर को मैंने बोला, उन्होंने कुछ पैसा लगाना था, तो बोले, तो हमने बोला कि सर रिस्क में क्यों लगाना है, वो तो गुस्से हो गए, बोले रिस्क में क्यों नहीं, हम समझते नहीं रिस्क, अगर हमारी एज होगी तो इसका मतलब तो रिस्क नहीं लोगे। बट ही हैड अनदर पॉइंट, ही सेड मेरा पैसा तो आप लोग का पैसा, अगली जनरेशन जाना तो अपने हिसाब से सोचो, नॉमिनेशंस आपकी हैं, मेरे को पैसे रिक्वायरमेंट हो, अगर मार्केट नीचे है, हम अवेयर इन्वेस्टर, अगर मार्केट नीचे मेरे को रिक्वायरमेंट है मैं निकालूंगा, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं है इसके अंदर। बट अगर अपॉर्चुनिटी है तो मेरे को क्यों वंचित रखा जाए क्योंकि मेरी एज ज्यादा है। आई विल अंडरस्टैंड, आई विल पुट मनी। सो ये तो मैंने अपने फादर की बात की, दिस इज व्हाट आई विल से कि इस बाद में क्रिटिसाइज नहीं करना है। एंड द ब्यूटी इज योर सो डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी इज सो वेल अवेयर, दे विल hold you, they will help you not in making decisions only, in supporting you when the biggest challenges of the economic conditions come to hit, which has happened last 2 years, partly रहा है उसका अंदर। so इतने टूल्स हैं, तो सिर्फ परफॉर्मेंस पे जज नहीं करना, परफॉर्मेंस पे जज करना है, हाँ, लेकिन साथ में बाकी चीजें भी, रिटर्न, क्वालिटी, बहुत कुछ है जो आपको अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगा। ओके। अपना बातों का सिलसिला चलते रहेगा, टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, बट मुझे फिर भी आपको एक क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज मैंने आपका इंटरव्यू देखा था अ फ्यू डेज बैक ऑन डिजिटल यूज़। तो हमारे जो दर्शक है, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में बैठे हुए हैं, आप उनको कोई क्विक एडवाइस दे सकते हो कि हाउ टू लेवरेज डिजिटल टू देयर इन्वेस्टमेंट्स? अभिजीत, 2 चीज़ें इसमें हो गई। एक मैं कहूँगा हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी, तो सबसे पहले मैं सराहना चाहता हूँ उनको कि ये जो कोविड हुआ उसके बाद एवरीबडी हैज़ गॉन एंड ऑन बोर्ड डिजिटल। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी अभी ऐसा हो गया, मैं जेन्युइनली आपको बोल रहा हूँ ये बात कि मेरे को एक चेक काटना था, मेरे को चेक बुक खोजनी पड़ी कहाँ है। तब मैंने जाकर देखा कि लास्ट चेक मेरा 2024 से कटा हुआ, क्योंकि सबको डिजिटली कर रहे हैं हम लोग के अंदर, राइट। और यूपीआई तो वर्ल्ड, मतलब वो लिटरली लग रहा है कि वर्ल्ड क्लास चीज है। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओगे तो यूपीआई की आपको पता ही नहीं है। जो हमको चीजें मिल गई हम तो इग्नोर कर देते हैं। तो जब
अब देखिए लाइफ में अगर आपको उबर बुक करनी है तो सॉरी, अगर आप टैक्सी चाहिए उबर बुक Uber करते हो, करते हो। कुछ इमीडिएट कुछ मंगाना है तो आप इंस्टा एंड सो ऑन, Correct. कितनी चीज़ें अपनी स्विगी जोमेटो कितनी चीज़ें हाँ, मंगाते हो। हाँ। तो और अभी आप मतलब यहाँ तक कि मैं कहूँ, मैं थोड़ा सुडोकू का फैन हूँ। हाँ। सुडोकू खेलना है वो भी हम मोबाइल्स पे कर रहे हैं। Correct. तो जब इतना ही डिजिटल आप वर्ल्ड लाइफ में हो, हाँ। तो आपकी ये इकोनॉमिक्स चीज़ें कैपिटल मार्केट रिलेटेड हाँ। भी डिजिटल आपको ये सपोर्ट के लिए, नॉलेज के लिए, हाँ। एक नॉलेज का पार्ट है, दूसरा जरिया इन्वेस्टमेंट का कि हाँ। हम कहीं भी बैठे हो इंडिया में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि ये बॉम्बे के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो यूपी में के इन्वेस्टर्स हैं, यूपी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हाँ। उसके केरला में इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। तो एक डिजिटल एडॉप्टेशन तो एक वे ऑफ लाइफ हो गया है, ओके। राइट। एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड्स ने, मैन्युफैक्चरर्स ने, तो ऑलरेडी दे आर द पायनियर, दे आर अडॉप्टेड। Correct. सो बाकी देखिए नॉलेज, मैं खाली ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें बहुत सिंपल ऑन द फेस वैल्यू मत लीजिए। ओके। कुछ तर्क होते हैं जो कि फेस वैल्यू में आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे एक एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिए उसके अंदर, ओके। क्योंकि सोशल मीडिया में आप समझ रहे हैं ना, कुछ चीज़ें मतलब बेबुनियाद समझ गया, समझ गया। हाँ, वो हाँ। बातें की जाती है, तो कहीं ना कहीं एक उसका एक दूसरा पहलू भी होता है कोई चीज़ ओके। में। तो और ऑप्शन अवेलेबल हैं हाँ, आज, हाँ। तो टेक इट एज अ टूल टुवर्ड्स गुड इन्वेस्टिंग उसके अंदर। ओके, नाउ फाइनली जेपी सर एक रैपिड फायर राउंड। बिल्कुल। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा 6, आपको जवाब देना है 5 सेकंड में। अच्छा, ठीक है, 10 सेकंड हाँ, रख लो आप, ठीक, चलो ठीक। 10 सेकंड रख जी। लो। ओके, वन सेक्टर यू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट। अगर अगले 2-3 साल की बात है, ओनली वन सेक्टर। हाँ, अगले 2-3 साल की बात है तो मैं 2 कहूँगा। मैं हमारे हिसाब से फाइनेंशियल में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है, उसमें बैंकिंग खास करके। भिन्न कारण नहीं बताता हूँ क्योंकि आपने एक बार समय कम दे रहे हो, और दूसरी बात अगर 3 साल 5 साल की बात है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अच्छा लग रहा है। लेकिन Okay. 10 साल है तो एक ही सेक्टर अच्छा लग रहा है, वो है हिंदुस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस। कहीं पैसा लगा दो, इंडिया Plus भारत हाँ, सेक्टर। तो भारत ओके, पैसा ठीक। लगाना है। ओके, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग, लेकिन अगर आपके 3-5 साल है और जिस जंक्चर पे आप खड़े हो, हाँ। तो शायद मिड स्मॉल कैप। 5 सेकंड आपके पास है, वैल्यू और ग्रोथ। ग्रोथ। बस वन बुक, ओनली वन बुक एवरी इन्वेस्टर शुड रीड। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। Wonderful. And finally, one financial habit which every young investor should put in place. I would, in a very fast manner, start early, bet on the long-term growth, learn in compounding. You have a long way to go, and build wealth. So automatically, all this will build wealth for you. Wonderful, sir. Thank you so Thank much, you. JP sir. Thank बड़ा you. मजा आपसे बात करके. Thank you. My pleasure. Thank you for Thank you for joining having us. me. So, that was an insightful conversation with Mr. Jatinder Pal Singh, filled with practical lessons on leadership, investing, and the future of wealth creation in India. From building a successful career in asset management to understanding investor psychology and long term market opportunities. Today's discussion offered valuable takeaways for every investor. Thank you again for joining us on Learn from Masters. If you enjoyed this episode, do not forget to like, share, and subscribe. And we will be back soon with another inspiring conversation featuring the people shaping the world of finance.